प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था आवर्त सारणी, किसकी? मोज़ले की, जिसे हम आधुनिक आवर्त सारणी के नाम से भी जानते थे। उसकी हमने सारणी की पूरी डिटेल पढ़ ली थी बेटा, और उसके बाद हमने उसकी कुछ कमियां पढ़ ली थी। अब देखो बेटा, हमारा नया टॉपिक आता है यहाँ पर तत्वों के गुणों में आवर्तिता। ठीक है, अब देखो सबसे पहला शब्द आ रहा है बेटा आवर्तिता किसे कहते हैं। तो आवर्तिता का मतलब होता है कि जो सारणी पढ़ी थी हमने उसमें वर्ग थे बेटा एक तो, और एक क्या थे? आवर्त थे। वर्ग में ऊपर से नीचे चलते हैं हम, जब जैसे वर्ग है, वर्ग में ऊपर का तत्व, फिर नीचे का तत्व, फिर नीचे का तत्व, फिर नीचे का तत्व। तो एक ही वर्ग में से 15वां वर्ग है बेटा, उसमें ऊपर से नीचे चलो, 16वें में चलो, 17वें में चलो, 18वें में चलो, फर्स्ट में चलो, सेकंड में चलो, कोई से भी वर्ग हो सकता है बेटा। तो आवर्त सारणी में वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर तत्वों के गुणों में क्या परिवर्तन आ रहा है, या फिर आवर्त सारणी में बाएं से दाएं चलने पर, आवर्त में कैसे चले थे बेटा? ऐसे चले थे अपन। तो इधर चलने पर क्या गुणों में परिवर्तन आ रहा है, ऊपर से नीचे चलने पर गुणों में क्या परिवर्तन आ रहा है, वही परिवर्तन क्या कहलाता है बेटा? आवर्तिता। और तत्व के जो गुण होते हैं ना बेटा, वो एक चीज होती है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे बेटा अब हम इसके बाद में। तो तत्व के गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं बेटा। अब देखो, तत्व के गुण इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, और तत्व के गुण ऊपर से नीचे चलने पर क्या होगा? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित होता जाएगा बेटा, वैसे वैसे परिवर्तित होते जाएंगे। ऐसे ही आवर्त में बाएं से दाएं चलते जाएंगे बेटा, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन आएगा, क्योंकि परमाणु क्रमांक तो अलग अलग होता है। तो सबका परमाणु क्रमांक अलग रहेगा, तो सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अलग रहेगा। तो बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में परिवर्तन आता जाएगा, तो तत्वों के गुणों में भी क्या आता जाएगा? परिवर्तन। इसी परिवर्तन को हम क्या बोलते हैं बेटा? आवर्तिता के नाम से जानते हैं। तो अब देखो लैंग्वेज क्या बनाएंगे हम आवर्त सारणी में, या फिर हम कह सकते हैं किसी भी तत्व के गुण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, चाहे सीधे सीधे हो या फिर किसी दूसरे माध्यम से हो, तो किसी भी तत्व के गुण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होते हैं बेटा? वहां पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं। तत्व के गुण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर निर्भर करते हैं, और वर्ग में ऊपर से नीचे चलने पर, और आवर्त में यहाँ पर बाएं से दाएं चलने पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परिवर्तित होने के साथ साथ उसके गुणों में भी क्या आता जाता है? तत्वों के गुणों में बेटा परिवर्तन आता जाता है। इसी परिवर्तन को हम तत्वों के गुणों में आवर्तिता के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो, यहाँ पर कुछ आवर्ती गुणधर्म होते हैं तत्वों के, वो कौन कौन से होते हैं बेटा? मैंने यहाँ पर लिख दिया आपको, ये इसलिए लिख दिया बेटा एक्स्ट्रा, क्योंकि हमारा टाइम बच जाता है। इसमें वीडियो 30 मिनट की बनानी होती है, अब ज़्यादा नहीं बनती, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो देखो तत्वों के गुणों में आवर्तिता में कौन कौन से आवर्ती गुणधर्म होते हैं बेटा? परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार पढ़ेंगे हम, दूसरा पढ़ेंगे हम आयनिक त्रिज्या, तीसरी पढ़ेंगे हम आयनन एंथैल्पी। इसको बेटा आयनन विभव के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में देखो इसका प्रतीक आई और आई होता है। आई का मतलब है, आई का मतलब आयोनाइजेशन, और ई का मतलब एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एंथैल्पी यानी कि आयनन एंथैल्पी, और आईपी का मतलब है आयोनाइजेशन पोटेंशियल आयनन विभव। ठीक है बेटा। आगे देखो इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी, इसको बेटा इलेक्ट्रॉन बंधुता के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन, एच का मतलब बी, यहाँ पर एंथैल्पी होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी। दूसरा था विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणता या विद्युत ऋणात्मकता बोलते हैं बेटा इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ऋणात्मकता। ठीक है, संयोजकता होती है अगला, और ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ये गुणधर्म में क्या करने हैं बेटा? इस आवर्ती गुणों में पढ़ने हैं। यही हमारा क्या है, लगभग आधा चैप्टर है पूरा। अब देखो बेटा, हम इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। सबसे पहली बात करते हैं हम बेटा, ए नंबर पढ़ते हैं, परमाणु त्रिज्या या परमाणुवीय आकार की बात करते हैं। अब देखो बेटा, परमाणु त्रिज्या या परमाणु आकार हम किसे कहेंगे? आप परमाणु तो जानते हो ना बेटा, सबने पढ़ा है। परमाणु किसे कहते हैं? पदार्थ की वह छोटी से छोटी अवस्था जिसे और ज्यादा भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता, क्या कहलाती थी बेटा? परमाणु। या फिर हमने कहा था कि पदार्थ की वह छोटी से छोटी अवस्था जिसका एकल अवस्था में स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, परमाणु कहलाती है। पढ़ा है ना, ये परमाणु बना लिया बेटा मैंने। परमाणु के मध्य में क्या होता है बेटा? आपको पता है अच्छे से, नाभिक होता है। ये हमने क्या कर लिया बेटा? नाभिक बना दिया। ये कक्षा है बेटा। ठीक है, कक्षाओं में क्या घूमते रहते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब देखो मैंने एक ही कक्षा बनाई है बेटा, यहाँ बाह्यतम कक्षा, अंतिम कक्षा, इसके बीच की ओर नहीं बनाई, क्योंकि हमें वो काम नहीं आएगी। ठीक है, अब देखो बेटा, किसी भी परमाणु का नाभिक, कौन बेटा? एक तो नाभिक और एक बाह्यतम कक्षा, कोष बोल सकते हो इसको, आप कक्षा बोल सकते हो। तो किसी परमाणु का नाभिक और बाह्यतम कक्षा के बीच की जो दूरी होती है ना बेटा, यहाँ से यहाँ तक, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, वही दूरी क्या कहलाती है? यहाँ पर त्रिज्या कहलाती है। परमाणु की त्रिज्या
कहलाती है। तो ध्यान दो बेटा, आपको डेफिनेशन क्लियर है यहीं पे। किसी भी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश के बीच की जो दूरी रहती है बेटा, ये क्या कहलाती है? उस परमाणु की परमाणुवीय त्रिज्या कहलाती है। वहां से पूछे परमाणु आकार कैसे कहते हैं, तो आकार भी त्रिज्या से ही निकालते हैं बेटा, क्योंकि त्रिज्या इतनी है तो इधर भी इतनी, इधर भी इतनी, तो उस हिसाब से आकार निकल जाता है। तो किसी भी परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाती है? परमाणु त्रिज्या या परमाणुवीय आकार के नाम से जानी जाती है बेटा। क्लियर यहाँ तक? अब देखो बेटा, ये तो हमने लिख दिया यहाँ पर। ये चित्र किसका हो जाएगा? चित्र बनाना रहेगा अपन को परमाणुवीय आकार का। तो चित्र परमाणुवीय त्रिज्या, या फिर क्या बोल सकते हो इसको आप? आकार। बन गए बेटा, परमाणुवीय त्रिज्या या आकार का डायग्राम तो हमने बना लिया। अब देखो बेटा, इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीजें बता देता हूं मैं आपको। यहाँ पे परमाणुवीय जो त्रिज्या होती है ना बेटा, वो उसका मान कितना होता है? परमाणु या फिर परमाणुवीय त्रिज्या, किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या होती है ना बेटा, नॉर्मली मानी जाती है, वो लगभग होती है 10⁻⁻10 मीटर। एम है यहाँ पर मीटर, माइनस में 10 मीटर, यानी कि बहुत छोटी इकाई है बेटा ये। तो परमाणु की त्रिज्या आपसे पूछे वो कितनी होती है बेटा? 10⁻10 मीटर। या आकार पूछे तब भी ये लिखना है। फिर देखो बेटा, परमाणु में ये क्या है? यहाँ पर नाभिक है, आपको पता है बेटा, नाभिक है ना। तो नाभिक की जो त्रिज्या होती है बेटा, नाभिक की त्रिज्या, या फिर इसको नाभिक की त्रिज्या के नाम से भी जानते हैं बेटा हम। नाभिक की त्रिज्या देखो बहुत छोटा है नाभिक, तो बेटा इतने बड़े परमाणु में तो और छोटी होगी, 10⁻15 मीटर। देखो बेटा, यहाँ 10 और 15 का मतलब नहीं है कि ज़्यादा है, यहाँ माइनस में वैल्यू चल रही है। माइनस में मान जितना ज़्यादा होगा ना, वो उतना ही छोटा मान होगा। तो परमाणु की त्रिज्या 10⁻10 मीटर और नाभिक की त्रिज्या 10⁻15 मीटर। अब देखो बेटा, यहाँ तक तो क्या होता है, वो पूछता है, हम लिख देते हैं। परंतु मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि नाभिक की जो त्रिज्या होती है ना बेटा, वो यहाँ पर मीटर में नहीं मापी जाती। वास्तव में अगर कंपटीशन में पूछा जाए तो किस में मापी जाती है बेटा? फर्मी में मापी जाती है। तो परमाणु या नाभिक की त्रिज्या किस में मापी जाती है बेटा? फर्मी में मापी जाती है। और चूंकि जो एक फर्मी बराबर होता है वो 10⁻15 मीटर के बराबर होता है, इसलिए आप कह सकते हो कि जो नाभिक की त्रिज्या है वो कितनी होगी? 1 फर्मी होती है। 10⁻15 मीटर ही तो है, तो इसको 1 फर्मी बोल सकते हैं, तो इसके बराबर होगी। क्लियर बेटा? अब एक बार रिवाइज करवा देता हूँ थोड़ा सा। परमाणु के नाभिक और बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी परमाणु त्रिज्या या परमाणुवीय आकार कहलाती है। त्रिज्या 10 परमाणु का आकार कितना होता है बेटा? 10⁻10 मीटर और नाभिक का आकार 10⁻15 मीटर, अत्यंत छोटा होता है। और चूंकि परमाणु की नाभिक की जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है बेटा? फर्मी में मापी जाती है। तो 1 फर्मी बराबर होता है 10⁻15 मीटर। आपकी बुक्स में बेटा सीधा मीटर में लिख दिया जाता है, जो क्या होता है एक तरह से गलत होता है, परंतु इसको अपन सही क्यों मानते हैं? क्योंकि इस इकाई के आधार पर 1 फर्मी का मान इतना होता है, इसलिए उसको इससे लिख देते हैं, तो उसको भी वो गलत नहीं करता 10th लेवल तक। ठीक है बेटा? अब देखो, जो परमाणु की त्रिज्या पढ़ रहे हैं अपन बेटा, ठीक है, इसकी डेफिनेशन हमने दे दी परमाणु की त्रिज्या की। परमाणु जो त्रिज्या होती है ना बेटा, वो 3 प्रकार की होती है। ठीक है, ध्यान देना, परमाणु की त्रिज्या कितनी प्रकार की होती है बेटा? 3 प्रकार की। तो हम कहेंगे परमाणुवीय त्रिज्या 3 प्रकार की होती है, 3 प्रकार की। ठीक है बेटा? तो परमाणु त्रिज्या 3 प्रकार की होती है परमाणु की। यहाँ पर सहसंयोजी त्रिज्या, इसको इंग्लिश में बोलते हैं बेटा कोवेलेंट रेडियस। दूसरी होती है धात्विक त्रिज्या, इसको बोलते हैं, धातु को मेटल बोलते हैं ना बेटा, तो मेटेलिक रेडियस। रेडियस का मतलब त्रिज्या होती है बेटा। यहाँ पर वैन डर वाल्स त्रिज्या, तो वैन डर वाल्स रेडियस हो जाएगी बेटा। तो तीनों हमें क्या करनी है, यहाँ स्टेप बाय स्टेप पढ़नी है। ठीक है बेटा? तो हम पहली पढ़ते हैं यहाँ पर सहसंयोजी त्रिज्या। सहसंयोजी त्रिज्या। अब देखो बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या हम कहेंगे किसे? डेफिनेशन देनी है हमें और इसका डायग्राम बनाना है। तो कोई भी परमाणु होता है बेटा, आप जानते हो कि परमाणु अकेला नहीं होता ना। तो किसी भी परमाणु की जो त्रिज्या, जब परमाणु ही अकेला नहीं होता है तो अन्य पदार्थों से क्रिया करके अणु या पदार्थ बना लेता है। तो परमाणु का तो अकेला अस्तित्व ही नहीं होता, तो आप उसकी अकेला रहेगा ही नहीं जब वो, तो बेटा आप उसकी त्रिज्या कैसे मापोगे? तो परमाणु त्रिज्या को हम सीधे सीधे प्रत्यक्ष रूप से ज्ञात नहीं कर सकते। इसे ज्ञात करने के लिए बेटा हम क्या करते हैं? अप्रत्यक्ष विधियों का यहाँ पर उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है, कोई भी अणु है, उसके 2 परमाणु जो पास पास है बेटा, उनके नाभिकों के 2 के नाभिकों के बीच की दूरी माप लेते हैं, फिर उसका आधा कर लेते हैं, तो 1 परमाणु
परमाणु के यहाँ पर क्या हो जाती है, त्रिज्या आ जाती है। तो सहसंयोजी त्रिज्या बेटा हमें क्या करनी है, यहाँ पर निकालनी है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले हमें एक उदाहरण लेते हैं बेटा क्लोरीन अणु का, ठीक है। एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, Cl2 अणु। क्लोरीन का जो अणु होता है बेटा इसमें सहसंयोजी बंध होता है पहली बात तो, इसलिए सहसंयोजी त्रिज्या आएगी। कैसे होता है बेटा, ये एक तो क्लोरीन परमाणु बनाएंगे हम, बना दिया। दूसरा क्लोरीन परमाणु इससे साझा करता है, तो देखो बेटा इसके अंदर से लेंगे ये सहसंयोजी बंध में क्या होता है हमेशा एक खासियत होती है बेटा कि ये आपस में एक दूसरे से मिल जाते हैं यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉनों पे। तो ये सहसंयोजी बंध का उदाहरण है एक तरह से। तो ये एक क्लोरीन परमाणु, ये इस क्लोरीन पहले क्लोरीन परमाणु का नाभिक और ये दूसरे क्लोरीन परमाणु का नाभिक हो गया बेटा। ये क्या हो गया यहाँ पर, ये पहला क्लोरीन एटम, एटम का मतलब बेटा परमाणु होता है, ये दूसरा क्लोरीन एटम, दो क्लोरीन एटम हमने बना लिए, क्लोरीन परमाणु दूसरा क्लोरीन परमाणु, और टोटल दोनों देखो एक दूसरे से यहाँ पर बंध बनाए हुए हैं। तो क्या हो गया बेटा, क्लोरीन क्लोरीन मिलकर Cl2 अणु का ये उदाहरण हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे क्लोरीन परमाणु की त्रिज्या मापनी है बेटा, ये सहसंयोजी बंध है इन दोनों के मध्य, तो ये यहाँ पर सहसंयोजी बंध बना हुआ है। अब आपको क्या करना है, क्लोरीन परमाणु की मापनी है बेटा। तो परमाणु की मापने के लिए आप क्लोरीन परमाणु कहाँ से लाओगे, क्लोरीन अणु मिलेगा तो अणु की माप के फिर आदि कर लेते हैं उसको बेटा हम यहाँ पर। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे बेटा, डेफिनेशन देंगे, एकल सहसंयोजी बंध से बंधित किन्हीं अणु के दो परमाणु के मध्य, ये दो परमाणु है देखो बेटा, एक तो ये क्लोरीन और ये दूसरा क्लोरीन, इसमें के मध्य क्या है, एक इलेक्ट्रॉन का साझा होकर ये एक बंध बन रहा है, ये सहसंयोजी बंध है। तो हम कहेंगे किसी अणु के एकल सहसंयोजी बंध से बंधित दो परमाणु, ध्यान समझना परिभाषा को बेटा, समझोगे तभी आएगी, ठीक है। ये कोई अणु ले लिया हमने, किसी अणु में एकल सहसंयोजी, जिसमें एक बंध बना हुआ हो सहसंयोजी, किसी अणु में एकल सहसंयोजी बंध से बंधित जो दो निकटवर्ती परमाणु रहते हैं, दो परमाणु पास पास वाले, इनके नाभिकों के बीच की दूरी। तो देखो बेटा ये परमाणु दो परमाणु के दोनों क्लोरीन, ये एकल सहसंयोजी बंध से बन रहे हैं और दोनों को नाभिकों के बीच की दूरी ले ली हमने बेटा। ये जो नाभिकों के बीच की दूरी होती है ना बेटा, ये इसको अंतःनाभिकीय दूरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अंतःनाभिकीय दूरी। अब ये नाभिकों के बीच की दूरी, अंतःनाभिकीय दूरी को d से दर्शाया जाता है बेटा, ठीक है। अब इसका क्या कर दो आप, आधा कर दो बेटा। तो ये यहाँ से यहाँ तक अपन पहले तो ऐसे खींच देंगे, फिर इसका क्या करना है बेटा, आधा। तो इसका आधा कहाँ से करोगे, यहाँ से सेंटर से, कर दिया हमने। ये जो आपके पास आई है यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक की, ये इसको छूट जाएगा बेटा, यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक की रहेगी इसमें। तो ये यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या कहलाएगी बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या। त्रिज्या को रेडियस बोलते हैं, तो रेडियस का तो r, और सहसंयोजी को क्या बोलते हैं बेटा, कोवेलेंट। तो यहाँ क्या आ जाएगा c, तो कोवेलेंट रेडियस सहसंयोजी त्रिज्या। ऐसे इस परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या क्या आ जाएगी बेटा, ये वाली आ जाएगी यहाँ पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो RC कोवेलेंट रेडियस सहसंयोजी त्रिज्या हो गया बेटा। अब देखो हम ये एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं ना, अब होती क्या है वास्तव में बेटा, जो क्लोरीन परमाणु की जो त्रिज्या होती है वो यहाँ पर हमें निकालनी है। तो हम कहेंगे सहसंयोजी त्रिज्या, संयोजी त्रिज्या क्या है बेटा, RC, ठीक है। किसकी निकालनी है हमें, क्लोरीन परमाणु की निकालनी है बेटा हमें यहाँ पर। तो देखो सहसंयोजी त्रिज्या निकालने का फॉर्मूला होता है अंतः नाभिकीय दूरी, इसको d से दर्शाते हैं बेटा। दोनों नाभिकों के बीच की दूरी क्या है, अंतनाभिकीय दूरी होती है, और इसको d से दर्शाते हैं। इसमें 2 का भाग दे दो तो आपके पास क्या प्राप्त हो जाएगा बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या। अब अपन को क्या निकालनी है, क्लोरीन अणु में, Cl2 अणु में क्या हो जाएगा बेटा, क्लोरीन परमाणु की, तो क्लोरीन एटम की क्या हो जाएगी बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या। कितनी प्राप्त होगी आपके पास, ये देखो आप, अंतनाभिकीय दूरी जो होती है ना बेटा, इसकी जब वैज्ञानिकों ने मापा तो इसके अंतनाभिकीय दूरी का मान 198 प्राप्त हुआ, ठीक है। अब इसका नाप बेटा 198 प्राप्त हुआ। 198 क्या है, पिकोमीटर इकाई है मापने की, छोटी इकाई होती है, मीटर से छोटी इकाई होती है, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर होता है बेटा 10⁻⁻12 मीटर, या फिर हम कहेंगे 1 मीटर में होता है बेटा 10⁻12 पिकोमीटर। इसका मतलब क्या है, देखो बेटा
1 मीटर में 10 की घात 12 पिकोमीटर होता है, यानी कि जो 1 मीटर 100 सेंटीमीटर होता है ना बेटा आपका पटरी का, वो 100 सेंटीमीटर के 10 की घात 12 भाग करो, मतलब 1 के पीछे कितने लगा दो आप बेटा 12 जीरो लगा दो। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब और खरब, यानी कि खरब, 1 खरब टुकड़े कर दो, यानी कि 1 मीटर जो है बेटा 100 सेंटीमीटर, उस 1 मीटर के क्या कर दो 10 खरब टुकड़े कर दो। इतना जो छोटा मान होगा वो क्या हो जाएगा बेटा आपको 1 पिकोमीटर आएगा आपके पास। तो देखो यहाँ पर पिकोमीटर में ज्ञात करते हैं छोटी इकाई है बेटा त्रिज्या को मान, क्योंकि परमाणु तो बहुत छोटा होता है, वो मीटर में थोड़ी मापेंगे, मीटर तो इतना बड़ा होता है बेटा, और उस मीटर से कैसे मापोगे आप यहाँ पर, तो ये पिकोमीटर में मापी जाती है। तो 10 की घात -12 मीटर होती है 1 पिकोमीटर बराबर, और 1 मीटर में कितने 10 की घात 12 पिकोमीटर, 10 की घात 12 का मतलब 1 मीटर के अपन क्या करें 1 के पीछे 12 जीरो लगा के इतने टुकड़े कर दे, इतना छोटा सा जो मान प्राप्त होगा वो क्या होगा बेटा 1 पिकोमीटर होगा। तो इसकी जो त्रिज्या मापी ना बेटा वैज्ञानिकों ने, तो इसकी अंतःनाभिकीय दूरी सबसे पहले तो हमें प्राप्त हुई 198 पिकोमीटर। तो हमें निकालने क्या है बेटा सहसंयोजी त्रिज्या, तो सहसंयोजी त्रिज्या निकालने के लिए अंतःनाभिकीय दूरी में क्या कर देंगे हम 2 का भाग दे देंगे, तो बराबर आ जाएगी हमारे पास 99 पिकोमीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है बेटा, अब देखो ध्यान से आपको समझना है ताकि आपको क्या है बेटा कोई परेशानी नहीं आए सबसे पहले तो। ठीक है, दोनों तीनों एग्जाम्पल हम अच्छे से समझेंगे। सुनो, सहसंयोजी त्रिज्या की डेफिनेशन देनी है अगर आपको, तो क्या दोगे बेटा, किसी अणु में, ये कोई अणु लोगे बेटा आप जिसमें कंडीशन क्या होनी चाहिए, सहसंयोजी बंध होना चाहिए। ठीक है, तो किसी अणु में एकल सहसंयोजी बंध से बंधित जो 2 परमाणु हैं, ये दोनों परमाणु बना लिए अपने बेटा, इनके नाभिकों के बीच की दूरी अंतःनाभिकीय दूरी कहलाती है। इस अंतःनाभिकीय दूरी का क्या कर दो बेटा आप आधा कर दो, तो जो आपको आधा मान प्राप्त हुआ है वो क्या कहलाती है सहसंयोजी त्रिज्या के नाम से जानी जाती है। क्लियर बेटा, ये डायग्राम बन जाएगा इसका सहसंयोजी त्रिज्या का बनाने का। सहसंयोजी त्रिज्या निकालनी है तो अंतःनाभिकीय दूरी का क्या कर दो, दोनों की दूरी का आधा कर दो बेटा, तो सहसंयोजी त्रिज्या इसकी आ जाएगी, ऐसे ही इसकी आ जाएगी यहाँ पर। तो क्लोरीन परमाणु की हम एग्जाम्पल देंगे, Cl2 जो अणु होता है बेटा उसकी अंतःनाभिकीय दूरी का मान वैज्ञानिकों को मापने पर 198 पिकोमीटर प्राप्त हुआ, अतः इसकी यहाँ पर क्या हो जाएगी सहसंयोजी त्रिज्या आधी कर दो 99 पिकोमीटर होगी। क्लियर बेटा, अब देखो दूसरी त्रिज्या आती है हमारे पास धात्विक त्रिज्या। अब देखो बेटा धात्विक त्रिज्या में क्या होता है, धातु ले लेंगे अपन। देखो धात्विक त्रिज्या के लिए अपन को कुछ नहीं करना, इसमें तो क्या कहता है बेटा सहसंयोजी बंध में हमेशा एक दूसरे के ऊपर आ जाते हैं ऐसे और बंध बनाते हैं। धात्विक त्रिज्या में 2 धातु जो होते हैं ना धातु परमाणु वो पास पास रहेंगे बेटा ऐसे, ये एक धातु परमाणु बना दिया बेटा हमने, और ये दूसरा धातु परमाणु बना दिया। 2 धातु परमाणु बराबर आकार के बनाएंगे अपन बेटा, यहाँ छोटे बड़े हो सकते हैं आपके बोर्ड पे। ठीक है, अब देखो बेटा ये तो नाभिक और ये नाभिक। धातु परमाणु का एग्जाम्पल ले लेते हैं बेटा कॉपर परमाणु का। कॉपर Cu, C बड़ा U छोटा बेटा, कॉपर होता है तांबा बोलते हैं इसको, तो कॉपर एटम यानी कि कॉपर परमाणु, ये भी क्या हो जाएगा बेटा कॉपर एटम, कॉपर परमाणु। ठीक है, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा अंतःनाभिकीय दूरी हो जाएगी दोनों के बीच की। ठीक है, और इसका हम क्या करेंगे आधा कर देंगे, तो आधा यहाँ से होगा इसका, तो बेटा ये क्या है एक दूसरे में यहाँ पर अंदर प्रवेश नहीं करती धातु में। अब देखो बेटा यहाँ पर क्या करना है, ये त्रिज्या इसकी आ जाएगी, ये त्रिज्या इसकी आ जाएगी, तो इसकी त्रिज्या कितनी है हमारे पास कॉपर की, कौन सी त्रिज्या है बेटा मेटेलिक धात्विक त्रिज्या, तो यहाँ R तो क्या हो जाएगा त्रिज्या रेडियस और मेटेलिक मतलब M, तो धात्विक त्रिज्या, तो RM मेटेलिक रेडियस धात्विक त्रिज्या हो गई बेटा। अब देखो हमें करना क्या है, धात्विक त्रिज्या की परिभाषा देंगे बेटा। धातु का क्या होता है हमेशा धातु में ठोस अवस्था में होती है बेटा, पता है आपको, जैसे लोहा है सोना है चांदी है, ऐसे ठोस अवस्था में तो क्रिस्टल रूप में होती है। तो कोई भी धातु क्रिस्टल है बेटा, किसी भी धातु क्रिस्टल में उसके जो 2 निकटवर्ती परमाणु, जैसे एक परमाणु यहाँ है एक परमाणु यहाँ है, 2 पास पास वाले कोई परमाणु लेंगे, तो 2 पास पास वाले परमाणु को मैंने यहाँ बना दिया। ठीक है, तो हम कहेंगे किसी भी धातु क्रिस्टल में, ये धातु क्रिस्टल है धातु का, किसी धातु क्रिस्टल में 2 निकटवर्ती परमाणु, तो 2 पास पास वाले परमाणु ले लिए हमने बना दिए बेटा। तो 2 निकटवर्ती परमाणुओं के नाभिकों के बीच, इन दोनों के नाभिक हो गया, नाभिकों के मध्य की जो दूरी है उसका आधा मान क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास धात्विक त्रिज्या कहलाती है। चित्र बन गया हमारे पास, यहाँ पर कॉपर परमाणु का उदाहरण ले लेंगे अपन। तो बेटा वैज्ञानिकों ने यहाँ पर कॉपर लिया और कॉपर परमाणु की धात्विक त्रिज्या मापी, तो देखो यहाँ पर कॉपर क्या है बेटा यहाँ एटम है परमाणु है, तो कॉपर एटम की
धात्विक त्रिज्या। अब देखो बेटा कॉपर परमाणु की धात्विक त्रिज्या कितनी आ जाएगी। कॉपर परमाणु की जो अंतनाभिक की दूरी मापी ना बेटा उन्होंने, ये डी वाली यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये वाली, तो ये दूरी का मान उन्होंने को 256 पिकोमीटर प्राप्त हुआ बेटा। तो हम क्या कर देंगे बेटा, इसका आधा कर देंगे ना, नहीं करेंगे तो 256 प्राप्त हुआ तो आधा कर देंगे, 2 का भाग दे देंगे, कितना जाएगा बेटा 128 पिकोमीटर इसकी त्रिज्या आ जाएगी हमारे पास। दूसरा एग्जाम्पल हो गया। तीसरा क्या है बेटा, वांडरवाल्स। वांडरवाल्स त्रिज्या ज्यादातर तो बेटा क्या होती है, अक्रिय गैसों की मापी जाती है, परंतु ठोस अवस्था में जो कुछ गैसीय पदार्थ होते हैं ना, वो ठोस अवस्था में यदि आ जाए तो उनकी भी हम निकाल सकते हैं। तो देखो बेटा इसकी भी हम याद कर लेते हैं। तो समझो जैसे ये एक क्लोरीन का अणु है बेटा, यहाँ पर समझना, इसमें अणुओं की निकाली जाती है, परमाणु की नहीं निकाली जाती। ये परमाणु क्लोरीन की बना रखी है ना अपने, क्लोरीन में कौन सी त्रिज्या थी बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या थी। तो देखो ध्यान से समझना है बेटा, ये एक क्लोरीन का अणु ले लिया अपन ने, ये इसका नाभिक बेटा और ये इसका नाभिक, और ये टोटल क्लोरीन परमाणु है, तो टोटल क्या बन गया बेटा, Cl2 अणु बना लिया हमने, Cl2 अणु। अब देखो एक और क्लोरीन का अणु ले लें अपन पास में, ये देखो बेटा ले लिया क्लोरीन का अणु। ऐसे ही एक और परमाणु बना देंगे तो क्लोरीन का अणु हो जाएगा। ये दूसरा भी, ये इसका नाभिक बेटा और ये इसका नाभिक, क्या हो गया बेटा यहाँ पर Cl2 अणु, ये क्लोरीन का अणु, दो अणु ले लिया अपन ने। अब देखो बेटा यहाँ पर हम कहेंगे कि ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अनाबंधित अणु, देखो पहली चीज ठोस अवस्था में हो, ठीक है बेटा, तो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के, पदार्थ क्या है, जैसे ये भी क्लोरीन अणु है बेटा, ये भी क्लोरीन है, तो एक ही पदार्थ ना, तो एक ही पदार्थ के दो निकटवर्ती अणु, दो पास वाले क्या कर लें अपन, अणु ले लें। एक ही पदार्थ है, उस पदार्थ में दो क्लोरीन के अणु हमने ले लिए, दो निकटवर्ती अणु ले लिया। इन निकटवर्ती अणुओं में भी क्या करेंगे बेटा, इनके जो निकटवर्ती परमाणु है पास वाले, तो इन दोनों के पास वाले परमाणु कौन से, ये है, तो इनकी यहाँ नाभिकों के बीच की दूरी निकालोगे। ये बीच की दूरी क्या हो जाएगी, यहाँ पर अंतनाभिक की दूरी होगी बेटा। इसका क्या करना है, अब हमें आधा करना है, तो ये अंतनाभिक की दूरी को तो पहले ऐसे कर दें। अब इसका आधा करने के लिए देखो, ये तो अपन एरिया सेलेक्ट कर रहे हैं बेटा, ये अंतनाभिक की दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। अब इसका भी हम क्या करेंगे बेटा, आधा कर देंगे। तो आधा कहाँ से करोगे, बीच में से होगा इसका, तो ये आधा कर दिया हमने। ये जो प्राप्त हुई बेटा आपको यहाँ से यहाँ तक की नहीं बल्कि यहाँ तक की आएगी इसमें बेटा, क्योंकि अणु भी निकालते हैं तो ज़्यादा प्राप्त होती है अपन को थोड़ी सी, तो ये और ऐसे इसकी यहाँ से यहाँ तक की हो जाएगी। ये क्या कहलाती है बेटा, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है। तो त्रिज्या को तो R से लिखते हैं, वांडरवाल्स को W से लिखते हैं, तो RW वांडरवाल्स त्रिज्या हो जाएगी बेटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इन्होंने क्या किया बेटा, यहाँ पर वैज्ञानिकों ने मापा, तो क्लोरीन एटम की कौन सी त्रिज्या निकाल रहे हो बेटा आप, वांडरवाल्स त्रिज्या। वांडरवाल्स त्रिज्या जो है बेटा यहाँ पर इन्होंने मापी, तो इन दोनों के बीच की जो अंतनाभिक दूरी है वो हमें 360 प्राप्त हुई वैज्ञानिकों को, हम इन्हें नहीं, वैज्ञानिकों ने मापा। आधा कर दोगे बेटा आप तो कितनी हो जाएगी यहाँ पर 180 पिकोमीटर इसकी वांडरवाल्स त्रिज्या का मान आ जाएगा बेटा, ठीक है। अब देखो एक बार वापस फिर रिपीट कर देते हैं अपन बेटा कि कोई भी अणु है, किसी भी अणु में एकल सहसंयोजी बंध से बंधित दो परमाणुओं के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या, ठीक है। दूसरा, कोई धात्विक क्रिस्टल है बेटा, धात्विक क्रिस्टल में दो निकटवर्ती पास वाले धातु परमाणु के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है यहाँ पर धात्विक त्रिज्या। वांडरवाल्स त्रिज्या की देंगे, देखो बेटा ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अणु है बेटा, ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो अणु के निकटवर्ती यानी कि पास वाले परमाणु जो दे रखे हैं उनके नाभिकों के बीच की दूरी का आधा मान क्या कहलाता है बेटा, वांडरवाल्स त्रिज्या कहलाती है। और एटम की कितनी होती है यहाँ पर 180 पिकोमीटर होती है। हम उदाहरण दे देंगे तो ये तीनों की हमें त्रिज्याएं पता हो गई बेटा। अब आपको रटना नहीं है, देखो बेटा इसी से डेफिनेशन देनी है, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो तीनों प्रकार की त्रिज्या है ना बेटा, उनका यहाँ पर घटता या बढ़ता आकार देखो। सबसे छोटी त्रिज्या होती है सहसंयोजी त्रिज्या। सबसे छोटी क्यों होती है, देखो बेटा इसमें दोनों परमाणु जो है ना ये एक दूसरे में मिल जाते हैं, तो जब निकालोगे आप तो ये यहाँ से यहाँ तक की, यहाँ से यहाँ तक की आनी चाहिए थी पर नहीं आती। देखो यहाँ से यहाँ तक की नहीं आती, यहाँ तक रह जाती है, थोड़े पहले ही आधा करते हैं तो ये सबसे छोटी होती है। वास्तविक त्रिज्या से छोटी प्राप्त होती है परमाणु की सहसंयोजी त्रिज्या। तो सबसे छोटी त्रिज्या किसकी होगी बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या। कौन सी होगी,
सबसे छोटी होगी त्रिज्या के आकार में। फिर इससे बड़ी, देखो ये तीर का ये चिन्ह होता है ना बेटा, जिधर खुला रहता है उधर अधिक रहता है, और जिधर ये तिकोना मुंह रहता है पीछे वो क्या था, कम। तो सबसे छोटी। फिर इससे अधिक क्या होगी बेटा, देखो इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर दांत त्रिज्या में पूरा आ रहा है, परमाणु की त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक घट नहीं रही, तो ये क्या होगी, थोड़ी बड़ी हो जाएगी वास्तव में। तो दूसरी त्रिज्या धात्विक त्रिज्या का मान क्या हो जाएगा बेटा, सहसंयोजी त्रिज्या के मान से थोड़ा सा अधिक होगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम बात करेंगे तीसरा, वान डेर वाल्स त्रिज्या की। वान डेर वाल्स त्रिज्या जो गैसों में भी निकाली जाती है बेटा, तो इसमें क्या था, देखो वास्तविक त्रिज्या थी इतनी सी थी, पर अणु के हिसाब से निकालते हैं तो हमें क्या होता है, इसके मान थोड़ा सा ज़्यादा ये यहाँ तक प्राप्त होता है, इसका ऐसे इसका होता है, तो ये सबसे अधिक प्राप्त होगी। तो इससे भी अधिक कौन सी होगी, यहाँ पर वान डेर वाल्स त्रिज्या। तो इस प्रकार से त्रिज्याओं का क्या है, बढ़ता हुआ क्रम हमारे पास निम्नलिखित हो जाएगा, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।